नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। दूसरा पार्ट हमारा लगभग पूरा हो गया है। केवल एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया था, कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम आज समझेंगे। सबसे पहले जो है कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन जो है एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। जीवन प्रक्रिया एक पढ़ रहे हैं हम, तो कोशिका विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। कोशिका और सजीवों का महत्वपूर्ण घटक जो है, महत्वपूर्ण गुणधर्म जो है, ये कोशिका विभाजन है। कोशिका और सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन क्या है? शरीर जो है मनुष्य का है या सभी सजीवों का शरीर, वनस्पति हो, प्राणी हो, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन सजीव और कोशिका का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। अब जो है कोशिका विभाजन के लाभ क्या है? शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है, इसके लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है? एक सजीव से दूसरे नए सजीवों का निर्माण जो है कोशिका विभाजन के कारण ही होता है। फिर बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो जो है बहुकोशिकीय सजीव, वनस्पतियां, प्राणियां सभी बहुकोशिकीय सजीव है। इनके सजीवों के शरीर की जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन के कारण ही होती है। विकास होता है वो भी कोशिका विभाजन के कारण होता है। फिर शरीर में होने वाली क्षति को पूर्ति करना। शरीर में जो है कोशिकाएं नष्ट होती रहती है। जैसे आप कभी जो है गिर जाते हैं, घाव हो जाता है शरीर में, आंतरिक घाव हो जाते हैं। तो जो घाव जो होते हैं इसके चारों ओर, कभी आपने देखा होगा कि आपको खुरच गया है कहीं, तो खुरचने के बाद जो है वो क्या धीरे धीरे अपने आप जो है उस पर एक पपड़ी जमने लगती है। मतलब क्या होता है, वहाँ पर कोशिका विभाजन, जहाँ पर घाव लगा है वहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। वहाँ जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो फट जाती हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है, वहाँ पर जो है लाल रंग हो जाता है। और फिर जो है वहाँ पर एक पपड़ी सी जम जाती है। जहाँ घाव होता है वहाँ पर और तेजी से कोशिका विभाजन चालू हो जाता है। और फिर वो नीचे जो है आप देखते हैं आपकी स्किन तैयार हो जाती है। इस तरह से जो है वहाँ कोशिका विभाजन के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कितने हैं? कोशिका विभाजन के मुख्य दो प्रकार है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के कितने मुख्य प्रकार है? दो, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इसको माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस। आपके पोर्शन में समसूत्री विभाजन पूरा डिटेल में है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब समसूत्री विभाजन जो है ये कायिक कोशिका और मूल कोशिका इनके द्वारा होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। अब जो कोशिका विभाजन समझने से पहले हमें जो है कोशिका की रचना याद करनी होगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कोशिका विभाजन जो है इसके लिए कोशिका याद कीजिए। कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के अंगक भी पाए जाते हैं। ये कोशिका के अंगक कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो मुख्य हमें यही ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर कोशिका का केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसमें जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमैटिन का जाल पाया जाता है और इससे ही जो है गुणसूत्र बनते हैं। इन गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ये गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के
बने होते हैं। गुणसूत्र काय के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और गुणसूत्रों के अंदर ही जो है आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की 1888 में की थी। हमने गुणसूत्र के रचना पिछले साल पढ़ी हुई है और गुणसूत्र के प्रकार भी पढ़े हुए हैं। अभी हम फिर से देखते हैं गुणसूत्र की रचना। 2n अवस्था में हर प्रकार के गुणसूत्र की एक एक जोड़ी होती है, लेकिन n अवस्था में हर प्रकार का केवल एक एक ही गुणसूत्र होता है। यहाँ देखिए गुणसूत्र की आकृति दिखाई हुई है। यहाँ पर ये गुणसूत्र की जो है ये 4 भुजाएं होती है। ये P, Q, R, S ऐसी 4 भुजाएं होती हैं। और यहाँ पर जो है बीच में जो है गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है। ये Q भुजा है, यहाँ पर जो है ये डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए यहाँ पर दिखाया हुआ है, निकला हुआ दिखाया है कि यहाँ है करके दिखाया है। और ये डीएनए में जो है जनुक आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करते हैं। मतलब माता पिता के जो लक्षण है उनके बच्चों में जो है संक्रमित करने का काम जो है इसी गुणसूत्र के कारण ही होता है। बीच में यहाँ देखिए गुणसूत्र बिंदु होता है जहाँ पर जो है संकुचित होते हैं गुणसूत्र और ऊपर और नीचे फूले होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो जब तैयारी होती है उस समय ये गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। हमने पिछले साल 4 इसके प्रकार पढ़े थे। यही गुणसूत्र बिंदु का अलग अलग स्थान के आधार पर, अगर बीच में होगा गुणसूत्र बिंदु तो मध्य केंद्री V के आकार के होते हैं। उपमध्य केंद्री जो है L के आकार के गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अग्र केंद्री है तो J के आकार के दिखाई देते हैं। और अंत्य केंद्री मतलब अंत में जो है अगर है तो जो है I के आकार के गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो ये गुणसूत्र है समान आकार के होंगे तो उन्हें समजात, दोनों जो गुणसूत्र की जोड़ी होती है तो अगर समान आकार के होंगे तो उन्हें समजात गुणसूत्र, मतलब उनमें दोनों गुणसूत्रों में समान गुणधर्म पाए जाते हैं, आकार भी समान होता है उनका, तो वो समजात गुणसूत्र। और अगर अलग अलग जो है गुणसूत्र होते हैं तो वो जो है विषम जात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो अब जो है हम समसूत्री कोशिका विभाजन शुरुआत करते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिका और मूल कोशिका में होता है। कायिक कोशिका और मूल कोशिका द्वारा जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कायिक कोशिका हमारे पूरे शरीर में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर की वृद्धि करने का काम जो है ये कायिक कोशिका करती है। छोटा सा बच्चा होता है, देखिए धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना। हम भी छोटे थे, अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, शरीर बढ़ता जाता है ना, शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। तो ये काय के कारण होता है? कोशिका विभाजन के कारण होता है। कायिक कोशिका शरीर की वृद्धि करती है और दूसरी मूल कोशिका जो होती है, ये मूल कोशिका जो है वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। हम एक पार्ट भी जो है पढ़ने वाले हैं कि मूल कोशिका इतनी महत्वपूर्ण कोशिका होती है कि ये ऐसा काम करती है कि शरीर का कोई अंग जो है खराब हो जाता है तो वहाँ पर जो है अंग की निर्मित करने का काम भी जो है ये मूल कोशिका कर सकती है। कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। अगर उस मूल कोशिका को निकाल कर प्रयोगशाला में जो है अंग भी तैयार किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है इस कोशिका जो ये मूल कोशिका जो होती है ये मरम्मत करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हार्ट है, आंतरिक अंग है, इनकी जो है हमेशा जो है एक निश्चित समय तक कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन बंद हो जाता है। तो अगर ये मूल कोशिकाओं के द्वारा जो है ये नई कोशिकाओं का निर्माण उससे किया जा सकता है। इसके डिटेल जो है हम अगले इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी हम समसूत्री कोशिका विभाजन जो है कायिक कोशिका और मूल कोशिका द्वारा होता है। ये समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपानों में पूर्ण होता है।
कितने सोपानों में? 2 सोपानों में। पहला होता है केंद्रक का विभाजन। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसे प्रकल विभाजन भी कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। पहला सोपान कौन सा है? केंद्रक का विभाजन। और दूसरा सोपान है जीव द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, इसे परिकल विभाजन भी कहते हैं। सबसे पहले क्या याद रखेंगे? 2 सोपान, केंद्रक का विभाजन और दूसरा जीव द्रव्य का विभाजन। अब ये जो केंद्रक का विभाजन जो होता है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। मुख्य रूप से 4 चरणों में केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है। पहला होता है पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था, मेटाफेज, पश्चावस्था, एनाफेज और अंत्यावस्था, टेलोफेज होती है। ये 4 जो है इसके चरण याद रखने हैं। केंद्रक का विभाजन कितने चरणों में पूर्ण होता है? 4 चरणों में पूर्ण होता है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अब हम आकृति के द्वारा जो है देखेंगे कि किस तरह से ये क्रिया होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, समसूत्री कोशिका विभाजन दिखाया हुआ है। यहाँ 4 अवस्थाएं तो होती हैं, इससे पहले भी एक अवस्था होती है जिसे इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पर कोशिका विभाजन के लिए जो है कोशिका तैयार होती है, ये अंतरावस्था या इंटरफेस कहलाती है। यहाँ पर ये देखिए कोशिका दिखाई है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक दिखाया है। केंद्रक के अंदर जो ऐसा क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है। जब जो है कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है उस समय ये क्रोमेटिन का जाल जो है संकुचित होगा बाद में। अब पहला जो है प्रोफेज आता है, पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में जो है मुख्यतः जो पतले गुणसूत्र नाजुक धागे के समान रचनाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल पतले पतले नाजुक धागे के समान रचनाएं होती हैं। इन गुणसूत्रों का वलयीभवन होता है, कंडेंसेशन होता है, जिससे जो है जो लंबे गुणसूत्र होते हैं वो छोटे छोटे और आकार में मोटे हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र यहाँ जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए 2-2 गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देते हैं। हमने गुणसूत्र की रचना देखी थी, वो अर्ध गुणसूत्र जो है ये जोड़ी में दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर तारक केंद्र होता है। ये तारक केंद्र जो होता है, ये देखिए पहले तारक केंद्र एक ही था, अब तारक केंद्र क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है, मतलब 2 हो जाते हैं। यहाँ 2 हो गए और विपरीत सिरों पर ये चले जाते हैं। द्विगुणित होकर तारक केंद्र 2 सिरों पर चले जाते हैं। अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देने लगते हैं, छोटे हो जाते हैं, आकार में मोटे हो जाते हैं। ये केंद्रक का जो आवरण है ये लुप्त होने लगता है और इसके अंदर एक केंद्रिका भी होती है, छोटी सी गोली, तो ये केंद्रिका भी लुप्त होने लग जाती है। इसके बाद अगला आता है, ये इतना हो गया पूर्वावस्था में। इसके बाद आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था में जो है जो केंद्रक का आवरण होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सारे गुणसूत्रों का घनीकरण होकर प्रत्येक गुणसूत्र जो है अर्ध गुणसूत्र ये जोड़ी जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट देख सकते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी में अगर देखा जाए तो मध्यावस्था केवल ऐसी होती है जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। सारे के सारे गुणसूत्र यहाँ पर बीच में जो है विषुवृत्तीय प्रतल के बीच में समांतर रूप से अरेंज हो जाते हैं। तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु के बीच जो है ये तारक केंद्र है और गुणसूत्र बिंदु, इनके बीच जो है ये विशेष प्रकार के लचीले प्रथिन के धागे तैयार हो जाते हैं जिनको तुर्क तंतु कहते हैं। ये क्या है? तुर्क तंतु। किस किस के बीच में? तारक केंद्र और गुणसूत्र बिंदु, इससे जुड़कर जो है ऐसे प्रथिन के धागे तैयार हो जाते हैं, लचीले। इन्हें तुर्क तंतु कहते हैं या स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं।
ये हो गया आपका मध्यावस्था। इसके बाद आती है पश्चावस्था। पश्चावस्था में जो है इन धागों की सहायता से, ये जो धागे हैं इनकी सहायता से गुणसूत्र का विभाजन होता है। यहाँ पर जो बीच में गुणसूत्र बिंदु है यहाँ से खिंचाव निर्मित होता है और जो प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध जोड़ी जो है वो विपरीत दिशा में खींची जाती है। अलग हुए गुणसूत्र जो है संतत्ति गुणसूत्र कहलाते हैं। जो बीच में गुणसूत्र बिंदु होते हैं यहाँ से खिंचाव निर्मित होता है और ये जो तुर्क तंतु होती है इनसे खिंचाव निर्मित होकर दोनों तरफ खींचे जाते हैं गुणसूत्र। तो आधे गुणसूत्र एक तरफ चले जाते हैं, आधे गुणसूत्र दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये संतत्ति गुणसूत्र या डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस समय जो गुणसूत्र होते हैं केले के घड़ जो होते हैं उस तरह से दिखाई देते हैं और गुणसूत्र के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों पर पहुंच जाते हैं। ये हो गई आपकी पश्चावस्था। इसके बाद आती है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिरों पर जो पहुंचे हुए गुणसूत्र होते हैं इनका फिर से विसंघनित होते हैं, ये डिकंडेंसेशन होता है। पहले क्या हुआ था, पतले धागे जो है वो मोटे हो गए थे यहाँ पर, वैसे ही अब जो मोटे मोटे जो गुणसूत्र है वो खुल जाते हैं और फिर से पतले धागे तैयार हो जाते हैं। नाजुक धागों जैसे पतले पतले होकर वो लुप्त हो जाते हैं, दोनों सिरों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर ये केंद्रक का आवरण तैयार हो जाता है। कोशिका से दो संतत्ति केंद्रक निर्मित हो गए। एक ही कोशिका थी लेकिन उसी से जो है दो संतत्ति केंद्रक तैयार हो जाते हैं। संतत्ति केंद्रक में जो है धीरे धीरे केंद्रिकाएं तैयार हो जाती हैं। तुर्क तंतु जो ये थे ये पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस पूर्ण होता है। इसके बाद जो है जीव द्रव्य का विभाजन शुरू होता है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद अब शुरू होता है जीव द्रव्य का विभाजन। जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो नई कोशिकाएं तैयार होती है जिनमें संतत्ति कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ये दो कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी। यहाँ से जीव द्रव्य पतला होता जाएगा, बीच में जो है कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार निर्मित हो जाती है और अंदर धंसती जाती है और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका में इस प्रकार की दरार का निर्माण नहीं होता है। कोशिका द्रव्य के बीच एक पटल तैयार हो जाता है और जीव द्रव्य का विभाजन होता है। ये देखिए विभाजन हो गया और यहाँ से अलग होके दो संतति कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। इस तरह से कोशिका द्रव्य का विभाजन भी पूर्ण होता है और एक कोशिका से दो कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। अब बच्चों समसूत्री कोशिका विभाजन के लाभ क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पहला लाभ क्या हुआ? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, शरीर में होने वाली जो क्षति होती है उसको पूरा करने के लिए, जख्मों को भरने के लिए भी जो है कोशिका विभाजन, ये समसूत्री कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी समसूत्री कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से जो है आज हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन पूर्ण हुआ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप भी इसको ध्यान से कई बार पढ़िए, बार बार जो है देखिए वीडियो, जिसके कारण आपको समझ में आएगा और इसको अच्छे से याद कीजिए। बीच बीच में से छोटे छोटे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।